वीडियो दोनों टाइप के व्यूवर्स के लिए है, बोथ कैजुअल्स एंड फैन बॉयज। तो पहले हम मैंडलोरियन कैरेक्टर्स के बेसिक बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और फिर इसके एपिसोड्स का ब्रेक डाउन करेंगे। एंजॉय। द मैंडलोरियन मतलब प्लानेट मैंडलोर का निवासी। इनका अपना खुद का कल्चर है और काफी लंबी हिस्ट्री है। इनकी अपनी अलग दुनिया है और कहानियां हैं कि कैसे एक जमाने में ये सब पर हुकूमत करते थे, बट फिर इनका सामना जेडाइज से हुआ और सब कुछ चेंज हो गया। जेडाइज और स्टार वॉर्स पर ज्यादा डिटेल जानने के लिए मेरे कंप्लीट स्टार वॉर्स रिकैप वाला वीडियो देखना। और अगर आपको मैंडलोरियन कल्चर के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर भी एक लंबी चौड़ी वीडियो बन सकती है। बट डिज्नी प्लस का ये नया मैंडलोरियन शो देखने के लिए आपको मैंडलोरियन कल्चर के बारे में ज्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने की कोई खास जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि मैंडलोरियंस हाईली ट्रेंड योद्धा होते हैं, मोस्टली बाउंटी हंटर्स। बाउंटी हंटर मतलब वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़कर उनके इनाम की रकम हासिल करने वाले, या अगर गूगल ट्रांसलेट की माने तो बाउंटी हंटर मतलब इनाम के लिए शिकार करने वाला शिकारी। मैंडलोरियन को उनकी खास पहचान देता है उनका ये आइकॉनिक आर्मर और हेलमेट, जिसे हमने फर्स्ट टाइम देखा था द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में, जहां बोबा फेट नाम का एक बाउंटी हंटर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था। बाद में बोबा फेट का कैरेक्टर फैंस को इतना पसंद आया कि इसके ऊपर राइटर्स ने पूरा का पूरा मैंडलोरियन कल्चर लिख दिया। इस पर काफी बुक्स और नॉवेल्स आए और रिसेंटली एनिमेटेड शोज भी आए। तो हम कहाँ थे? हाँ, मैंडलोरियन आर्मर। ये खास कवच बना होता है एक टाइप के अनडिस्ट्रक्टिबल मैंडलोरियन लोहे का, जिसे ये लोग बुलाते हैं बेस्कार। बेस्कार काफी रेयर और एक्सपेंसिव धातु होती है। इट इज बेसिकली लाइक वाइब्रेनियम, जो ऑलमोस्ट हर टाइप के प्लाज्मा ब्लास्टर के हमले झेल सकता है। द मैंडलोरियन में रिटर्न ऑफ द जेडाई के 5 साल बाद वाली दुनिया दिखाई गई है, मतलब एम्पायर के खत्म होने के 5 साल बाद और फर्स्ट ऑर्डर के शुरू होने से 25 साल पहले वाली दुनिया। सो ये बेसिकली ओरिजिनल स्टार वॉर्स ट्रायोलॉजी और करंट स्टार वॉर्स ट्रायोलॉजी के बीच वाली कहानी है। इस शो के क्रिएटर हैं हम सबके फेवरेट जॉन फेवरो भैया, जिन्होंने फर्स्ट आयरन मैन मूवी डायरेक्ट करके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी। इसमें मैंडलोरियन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट पेड्रो पास्कल। जॉन फेवरो के कहने के मुताबिक ये शो ओरिजिनल स्टार वॉर्स मूवीज और वाइल्ड वेस्ट वाले मूवीज का मिक्सचर है। ऐसी दुनिया जहां सरकार या गवर्नमेंट नहीं है या हाल ही में गिर गई है। कहा जाता है कि इसके मेन कैरेक्टर का इंस्पिरेशन जॉन को क्लिंट ईस्टवुड के आइकॉनिक द मैन विथ नो नेम के कैरेक्टर से मिला है। इवन आपको शो देखते वक्त भी बीच बीच में वाइल्ड वेस्ट वाले सिग्नेचर साउंड इफेक्ट सुनाई देंगे। सो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन टू द मैंडलोरियन कैरेक्टर एंड द डिज्नी प्लस शो। अब हम बात करने वाले हैं इसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में। सो ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग्स। अगर आपको इसे एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस करना है तो ये वीडियो यहीं बंद कीजिए, और अगर आप अब भी श्योर नहीं है कि क्या आपको ये शो देखना चाहिए तो आगे सुनिए। सो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैंडलोरियन अपने शिकार की तलाश में एक बार में जाता है, और यहाँ पर एक बैड एक्शन सीक्वेंस के बाद वो अपने शिकार को पकड़ लेता है। इस सीन को देखते ही हम समझ जाते हैं कि इसमें ओरिजिनल स्टार वॉर्स मूवीज और वाइल्ड वेस्ट टाइप की मूवीज का काफी इन्फ्लुएंस है। मैंडलोरियन फिर जाके अपने बॉस से मिलता है, जो उसे शिकार के बदले इनाम में चिल्लर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इतना मुश्किल काम करने के बाद भी बाउंटी हंटर्स की कमाई कुछ खास नहीं है। ये लोग मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। बाउंटी हंटर्स अपने शिकार को ढूंढने के लिए 2 खास गैजेट्स यूज करते हैं। एक होता है पक, जिसमें उनके शिकार की होलोग्राफिक फोटो और इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और दूसरा होता है एक ट्रैकिंग डिवाइस, जो उन्हें अपने शिकार की लाइव लोकेशन बताता है। मैंडलोरियन का बॉस फिर उसे एक खास ऑफर देता है, एक अनऑफिशियल जॉब। इंपेरियल के कुछ लोगों को 50 साल के एक टारगेट की तलाश होती है। इन्हें ये किसी भी हालत में चाहिए होता है, जिंदा या मुर्दा, और इसके बदले वो उसके शिकारी को इनाम में देंगे ढेर सारा मैंडलोरियन आयन। बस प्रॉब्लम इतना है कि इनके पास इस शिकार का पक अवेलेबल नहीं होता है, मतलब इसकी कोई होलोग्राफिक फोटो या इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट उसका लोकेशन ट्रैकर अवेलेबल है। सस्पेंस। मैंडलोरियन फिर ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और उसका बॉस उसे इसके बदले एडवांस में थोड़ा मैंडलोरियन आयन यानी बेस्कार देता है। ये फिर अपने लोकल मैंडलोरियन लोहार के पास जाके इसे पिघलाता है और सारा पैसा खर्चा करके अपने लिए नया शोल्डर पैड बनाता है। इसी दौरान हम मैंडलोरियन के बचपन के कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं, एक हिंट कि वो अकेला पला बड़ा है। हमारा हीरो फिर अपने शिकार की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां इसकी मुलाकात होती है एक बाउंटी हंटर ड्रॉइड यानी रोबोट से, जो कि काफी कूल होता है। ओ बाय द वे, इस ड्रॉइड को आवाज दी है टाइका वाइटिटी, यस, थॉर रैग्नारॉक के डायरेक्टर ने। होपफुली ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कैमियोज आगे भी देखने को मिलेंगे। मैंडलोरियन और ड्रॉइड मिलकर टीम बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपने इनाम को आधा आधा बांट लेंगे। फिर इसके बाद एक और जबरदस्त फुल फैन सर्विस एक्शन सीन के बाद ये दोनों अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। एंड होली शिट, इनका ये 50 साल का शिकार होता है एक बेबी योडा। ये वो वाला योडा नहीं है, ये योडा प्रजाति का एक मेंबर होता है। माइंड ब्लोन। ड्रॉइड फिर उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है और मैंडलोरियन को बताता है कि मुझे इसे मारने के ऑर्डर्स मिले हैं, बट फिर मैंडलोरियन उस ड्रॉइड का इलेक्ट्रॉनिक भेजा उड़ाकर 50 साल के उस बच्चे को बचा लेता है।
मैंडलोरियन बेबी योडा को बचा के वापस आ रहा होता है कि तब उस पर बाउंटी हंटर्स के एक और ग्रुप का हमला होता है। मैंडो फिर इन सबको डिसइंटीग्रेट करता है और यहाँ से पता चलता है कि और भी बहुत सारे बाउंटी हंटर्स हैं जो बेबी योडा को ढूंढ रहे हैं। मैंडो और बेबी योडा जब अपनी शिप के पास आते हैं तो देखते हैं कि कुछ जावाज ने उनके शिप के पार्ट्स निकाल निकाल कर सिर्फ उसका ढांचा छोड़ दिया है। मैंडो उनका पीछा करने की कोशिश करता है बट बुरी तरह नाकाम होता है। Yes, the Mandalorian just got beaten up by a bunch of Jawas. मैंडो फिर वहाँ के लोकल बंदे की मदद लेता है और जाके जावास से मिलता है अपने शिप के पार्ट्स का सौदा करने। जावास उसे बोलते हैं कि अगर तू हमें मडहॉर्न नामी एक प्राणी का अंडा ला के देगा तो हम तुझे तेरे शिप के पार्ट्स वापस दे देंगे। मैंडलोरियन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो फिर निकल पड़ता है मडहॉर्न के अंडे की तलाश में। बेबी योडा भी ऑटो फॉलो मोड में इसके पीछे जाता है। मडहॉर्न होता है एक जायंट कीचड़ में रहने वाला गेंडा। मैंडो इसे लड़ने की पूरी कोशिश करता है बट गेंडा उस पर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद मडहॉर्न अपने पूरे फोर्स में मैंडो को कुचलने जाता है और अपना हीरो निढाल बस एक चाकू लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। बट इससे पहले कि मडहॉर्न मैंडो को टक्कर मारे, बेबी योडा अपनी फोर्स पावर यूज करके उस गेंडे को हवा में उड़ा देता है। ये सब देखकर मैंडो काफी हैरान हो जाता है बट फिर मौका देखकर उस गेंडे को मार देता है और ऑडियंस खुशी के मारे पागल हो जाती है कि नन्ही सी जान बेबी योडा इज फोर्स सेंसिटिव। मैंडो फिर मडहॉर्न का अंडा लेके जावास को देता है और फिर जावास उसे फोड़ के खा जाते हैं और वादे के मुताबिक मैंडो को उसके शिप के सारे पार्ट्स वापस दे देते हैं। मैंडो और उसका नया लोकल दोस्त मिलकर फिर शिप की मरम्मत करते हैं और फिर मैंडो और बेबी योडा वहां से निकल जाते हैं। मैंडो एंड बेबी योडा जब वापस आ रहे होते हैं तो उसका बाउंटी हंटर बॉस उसे कॉल करके उसकी अचीवमेंट पर शाबाशी देता है। इसी दौरान बेबी योडा पास बैठे शिप के कंट्रोल पैनल से खेल रहा होता है। मैंडो फिर जाके बेबी योडा को डिलीवर करता है और बदले में अपना इनाम ले लेता है, ढेर सारा चमकता बेस्कार। मैंडो से पूछता है कि तुम लोग बच्चे के साथ क्या करने वाले हो, तो ये लोग इसे बड़े प्यार से बताते हैं कि भाई तू अपना इनाम उठा और निकल यहाँ से, ज्यादा सवाल जवाब नहीं। बेबी योडा को फिर साइंटिस्ट अंदर ले जाते हैं और उसे स्कैन करने लगते हैं। किसी को नहीं पता है अब इसके साथ क्या होने वाला है। मैंडो फिर सारा बेस्कार उठाकर अपने लोहार के पास ले जाता है और उसे बोलता है कि ये सारा बेस्कार पिघलाकर मेरे लिए नया आर्मर बना दे। इधर हमें पता चलता है कि इस सीक्रेट वर्कशॉप में और भी बहुत सारे मैंडलोरियंस मौजूद हैं जो इतना सारा बेस्कार एक जगह देखकर मैंडो की छानबीन करने चले आए हैं। इनके बीच थोड़ी गर्मा गर्मी होती है बट फिर मैंडो की लोहार बोलती है कि बंद करो आपस में लड़ना। मैंडलोरियंस का कोड है कि एक साथ मिलकर रहना और सबकी रक्षा करना, दिस इज द वे। इसके बाद सब वहां से चले जाते हैं और लोहार अपने काम पे लग जाती है। जब इसका सूट बन रहा होता है तब मैंडो फिर से अपने बचपन के ख्यालों में गुम जाता है कि किस तरह एम्पायर के ड्रॉइड ने उसके माँ बाप को मार डाला और उसे अकेला छोड़ दिया था और फिर मैंडलोरियंस ने उसे गोद ले लिया था। इन शॉर्ट वो बेबी योडा से अपने आप को रिलेट कर रहा होता है। मैंडो फिर अपना चमकता धमकता बेस्कार का बना आर्मर पहनकर अपने बॉस से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मेरा सामना कुछ और बाउंटी हंटर से हुआ था जो सेम बाउंटी के शिकार में थे। ऐसे कितने लोग लगाए थे तूने इस बच्चे के पीछे। इसका बॉस इसे बताता है कि वो शिकार इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके चाहने वाले ने सारे के सारे बाउंटी हंटर्स को इसके पीछे लगा दिया था बट सिर्फ तू कामयाब हुआ है, सो चीयर्स। मैंडो फिर इससे पूछता है कि वो बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं। इसका बॉस भी इसे सेम जवाब देता है, बाउंटी हंटर्स का कोड है बिना सवाल पूछे अपना काम करना, तुझे तेरा इनाम मिल गया अब खुश रहे ना। बट मैंडो बेबी योडा को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता, इसलिए डिस्ट्रैक्शन के लिए वो अपने बॉस से एक और बाउंटी मांगता है। मैंडो शिप में बैठ के उड़ने ही वाला होता है बट उसे फिर से बेबी योडा की याद आती है। इसके बाद मैंडो बोलता है कि भाड़ में गया बाउंटी हंटर्स का कोड और जाके बेबी योडा को फिर से बचा लेता है। मैंडो जाके ऑलमोस्ट सबको मार देता है सिर्फ उस डॉक्टर को छोड़ के जिसने अपैरेंटली बेबी योडा को जिंदा रखा। मैंडो फिर बेबी योडा को लेके वहां से भाग जाता है और इसके बाद सारे बाउंटी हंटर्स को नोटिफिकेशन आता है कि बेबी योडा की बाउंटी फिर से एक्टिव हो गई है। ये सारे फिर जाके मैंडो को घेर लेते हैं और उसे बोलते हैं कि बच्चे को हमारे हवाले कर दे। मैंडो फिर एक हाथ में बच्चे को पकड़े दूसरे हाथ से इन सबसे लड़ने लगता है। ये सारे मैंडो पर भारी पड़ने लगते हैं बट तभी अचानक से वहां पर दूसरे मैंडलोरियंस उड़ते हुए आते हैं और सारे बाउंटी हंटर्स के खिलाफ लड़ने लगते हैं। मैंडो फिर बेबी योडा को लेके वहां से निकल जाता है ये सोचते हुए कि यार मुझे भी ये उड़ने वाला जेट पैक लेना चाहिए। मैंडलोरियन और बेबी योडा फिर अपने प्लानेट से भागकर नए ठिकाने की तलाश में निकले होते हैं। बेबी योडा उधर अलग ही मूड में होता है, सारे कंट्रोल पैनल्स के बटन दबाते हुए। इससे पहले कि ये बच्चा गलत बटन दबाकर इसकी शिप की बैंड बजा दे, मैंडलोरियन उसे उठाकर अपने गोद में बिठा देता है। इसी दौरान इन्हें एक प्लानेट मिलता है जो ऑलमोस्ट सबकी नजरों से दूर होता है। मैंडो फिर कुछ वक्त के लिए इस प्लानेट को अपना छुपने का ठिकाना बनाने का प्लान बनाता है। इस नए प्लानेट पर मैंडो की मुलाकात होती है एक और बैड कैरेक्टर से जो होती है एक रिटायर्ड शॉक ट्रूपर। वो भी मैंडो की तरह लड़ाई से दूर इस प्लानेट पर छुपने के लिए आई है। वो मैंडो को बताती है कि मैं यहाँ पे पहले आई हूँ तो तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ये किसी एक का ही हाइड आउट प्लेस बन सकता है। मैंडो इस बात से पूरी तरह से सहमत होता है
और वो वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहां के गांव के लोग मैंडो से मदद मांगने आते हैं कि किसी ने उनके छोटे से गांव पर हमला करके उनका सारा राशन लूट लिया और अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पहले तो मैंडो साफ साफ मना कर देता है, पर जैसे ही सुनता है कि इनका गांव एक छोटे से सुनसान इलाके में है जहां ज्यादा कोई आता जाता नहीं है, ये सोचने के बाद वो सोचता है कि well, ये तो हमारे छुपने के लिए परफेक्ट जगह है। इसके बाद वो जाकर किसी तरह अपनी नई बैडएस फाइटर दोस्त को भी लड़ाई में शामिल करने के लिए तैयार कर लेता है। गांव पहुंचते ही इनका स्वागत होता है। सारे बच्चे बेबी योडा के साथ खेलने लगते हैं और एक लेडी आके मैंडो से उसके हेलमेट के बारे में पूछती है। हमें अभी तक लगता था कि मैंडलोरियंस अपना हेलमेट कभी नहीं निकालते, बट वो उसे बताता है कि ऐसा नहीं है। हम खाना खाते वक्त अपना हेलमेट निकालते हैं, बट किसी के सामने नहीं निकाल सकते, और अगर किसी के सामने निकाल कर उसे अपना चेहरा दिखा दिया तो फिर हम ये हेलमेट कभी नहीं पहन सकते। मैंडो और उसकी नई पार्टनर जब लुटेरों का पीछा कर रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में एक AT-ST के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। ये लोग फिर आकर गांव वालों को बुरी खबर सुनाते हैं कि सुनो, देयर इज नो वे कि हम दोनों मिलकर किसी AT-ST को हरा सकते हैं। इट्स बेटर कि तुम लोग भी अपनी जान बचा के भाग जाओ। बट गाँव वाले मना करते हैं और बोलते हैं कि हमें ट्रेन करो, हम भी हेल्प करेंगे तुम्हारी। इनका प्लान होता है एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर AT-ST को उसमें गिराना, क्योंकि यू नो हाउ दिस थिंग वर्क्स इन स्टार वॉर्स। AT-ST हो या AT-AT, इनको एक बार गिरा दिया तो इजीली हरा सकते हैं। हमारे दोनों हीरोज जाके फिर लुटेरों के अड्डे पे हमला करते हैं और उनके साथ AT-ST को अपने पीछे लेके आते हैं, उसे जाल में फंसाने। इसके बाद एक तगड़ा एक्शन सीक्वेंस होता है और 3-4 नाकाम कोशिशों के बाद वो AT-ST गड्ढे में गिर जाता है और फिर मैंडो जाके उसे बम से उड़ा देता है। मैंडो फिर डिसाइड करता है कि वो बेबी योडा को इसी गाँव में छोड़ देगा और अकेला वहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये बच्चा उसके साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बट तभी वहां एक और बाउंटी हंटर आकर बेबी योडा को मारने की कोशिश करता है, बट हमारे बैड आइस हीरोइन के हाथों मारा जाता है। फिर इसे पता चलता है कि यार ये बाउंटी हंटर्स तो हर एक कोने में बेबी योडा की तलाश में घूम रहे हैं। मैंडो एंड बेबी योडा फिर अपने दूसरे अड्डे की तलाश में वहां से निकल जाते हैं। मैंडो एंड बेबी योडा फिर अपने नए ठिकाने की तलाश में निकले होते हैं कि तब अचानक से उनके शिप पर हमला होता है। मैंडो फिर अपना एक्सपीरियंस यूज करके दुश्मन के शिप को उड़ा देता है, बट लड़ाई के दौरान मैंडो की शिप बुरी तरह डैमेज हो जाती है और इसका फ्यूल लीक होने लगता है। मैंडो फिर किसी तरह अपने शिप को रिजर्व मोड में डाल के इसकी मरम्मत करने पास वाले प्लानट पर लेके जाता है, और ये प्लानट होता है टैटूइन, द मोस्ट आइकॉनिक स्टार वॉर्स प्लानट। एपिसोड 5 में बहुत सारे ओरिजिनल ट्रायोलॉजी और प्रीक्वल मूवीज वाले ईस्टर एग्स हैं। इट्स बेसिकली अ फुल फैन सर्विस एपिसोड। आपका पता नहीं, बट आई लव्ड इट। गिव मी सम मोर। टैटूइन पर पहुंचते ही वहां के डॉकिंग स्टेशन की मैकेनिक शिप की जांच करती है और मैंडो को बताती है कि इसकी शिप की अच्छी खासी बैंड बज गई है और इसकी मरम्मत करने बहुत सारा खर्चा आएगा। मैंडो ऑलरेडी अपना सारा पैसा चमकते हुए बेस्कार आर्मर पर लुटा चुका होता है और अब इसके पास शिप की मरम्मत करने के लिए पैसा नहीं होता। मैंडो फिर मैकेनिक को बोलता है कि तू अपना काम चालू कर दे और मैं जाकर पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। मैंडो फिर निकलता है काम की तलाश में ताकि वो कुछ पैसा कमाकर अपने मैकेनिक को दे सके। इसी दौरान एक बार में मैंडो की मुलाकात होती है टोरो नाम के एक नौसिखिया बाउंटी हंटर से। प्रोबेबली ये वही बार है जहाँ पे लूक स्काईवॉकर हान सोलो से मिला था। टोरो होता है एक नौसिखिया यानी रूकी बाउंटी हंटर जो टैटूइन पर अपने बाउंटी का पीछा करते हुए आया होता है, और इसकी बाउंटी होती है एक खतरनाक कातिल फेनिक शान, प्लेड बाय मिंग ना वेन। शी इज अ प्रॉपर बैडएस। टोरो फिर इसे बताता है कि देख, मुझे तो इस काम का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं अकेले जाके फेनिक शान को पकड़ लूं। अगर तू मुझे इसे पकड़ने में मेरी मदद करेगा तो बदले में इसका सारा इनाम मैं तुझे दे दूंगा और मैं इस कामयाबी के जरिए एक पॉपुलर बाउंटी हंटर बन जाऊंगा। मैंडो को पैसे की जरूरत होती है और टोरो को मैंडो की, इसलिए दोनों साथ मिलकर फेनिक शान को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। मैंडो फिर टोरो को बोलता है कि आधे घंटे में 2 उड़ने वाले स्पीडर बाइक्स लेके मुझे मेरे डॉकिंग स्टेशन पर आके मिल। मैंडो फिर बेबी योडा को अपने मैकेनिक के हवाले कर देता है और टोरो के साथ स्पीडर बाइक्स लेके फेनिक की तलाश में निकल पड़ता है और कुछ देर बाद वो उसे ढूंढ भी लेता है। फिर फेनिक और इन दोनों के बीच एक ब्लास्टर वाली लड़ाई होती है, लेकिन ये दोनों फिर उसे फ्लैश ग्रेनेड से चकमा देकर पकड़ लेते हैं। बट लड़ाई के दौरान फेनिक इनकी एक स्पीडर बाइक उड़ा देती है। मैंडो फिर टोरो को बोलता है कि तू फेनिक पर नजर रख, मैं जाके एक और सवारी का इंतजाम करता हूँ। जब मैंडो अपने लिए नई सवारी ढूंढने गया होता है तब फेनिक टोरो को बताती है कि तू जिस मैंडलोरियन के साथ घूम रहा है वो एक भागा हुआ बाउंटी हंटर है जो अपने इनाम के साथ अपने शिकार को भी लेके भाग गया था, जिसकी तलाश सारे बाउंटी हंटर गिल्ड को है। अगर तुझे सच में सारे बाउंटी हंटर्स की नजरों में पॉपुलर बनना है और उनके गिल्ड को ज्वाइन करना है तो मुझे छोड़ और जाके मैंडो और उस बच्चे को पकड़, मैं तेरी मदद करूंगी उसे पकड़ने में। यह सुन के टोरो अपना प्लान बदलता है, बट फेनिक को आजाद करने की बजाय वो उसे ब्लास्टर से शूट करके वहां से निकल जाता है सीधा उस मैकेनिक के पास बेबी योडा को लेने। मैंडो जब सवारी लेके वापस आता है तो देखता है कि टोरो फेनिक को शूट करके स्पीडर बाइक लेके वहां से गायब हो गया है। मैंडो फौरन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर वो सीधा अपने मैकेनिक के पास जाता है। मैंडो यहाँ आकर देखता है कि टोरो ने
उस मैकेनिक और बेबी योडा को अपना बंदी बना लिया है। टोरो फिर मैंडो को पकड़ने की कोशिश करता है, बट मैंडो फिर से फ्लैश ग्रेनेड की मदद से उसे चकमा देकर मार देता है। फिर वो टोरो की जेब से सारा पैसा निकालकर अपने मैकेनिक को देता है और अपनी शिप की मरम्मत करके वहां से निकल जाता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि कोई अननोन पर्सन जाकर फेनेक की बॉडी के पास खड़ा होता है। कौन हो सकता है ये? अगर आप भी मेरी तरह फैन थ्योरीज फॉलो कर रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो कि ये हो सकता है नन अदर देन बोबा फेट। फैंस तो काफी पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद फिनाले में बोबा फेट वर्सेस मैंडो शोडाउन होने वाला है। लेट्स सी। हम लोग सोच रहे थे कि शायद इस एपिसोड में बोबा फेट वाला बिग रिवील होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमें और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैंडो फिर पैसा कमाने के चक्कर में काम की तलाश में अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाता है। ये लोग एक जमाने में साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और इनका रूल होता है नो सवाल जवाब, ओनली काम से काम। इसका दोस्त फिर से बताता है कि तूने एकदम सही टाइम पे मुझे कांटेक्ट किया है। एक मिशन को अंजाम देते हुए हमारा एक आदमी दुश्मन के हाथों पकड़ा गया है, उसे छुड़ाने में हमारी मदद कर और बदले में हम तुझे इनाम देंगे। इस मिशन में मैंडो के साथ होंगे 4 और पार्टनर्स। मेफील्ड जिसे प्ले कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन बिल बर्ग जो होता है इनके ग्रुप का मसल मैन, जीरो जो होता है एक होशियार ड्रॉइड यानी रोबोट, ये बनेगा इनका पायलट, और आखिरी पार्टनर जियान जिसका किसी जमाने में मैंडो के साथ अफेयर होता है। मेफील्ड फिर मैंडो को बताता है कि हमारा आदमी एक हाईली सिक्योर्ड प्रिजन शिप में कैद है, हमें उसे उस उड़ते हुए शिप से जाके भगाना है। शिप के ब्लूप्रिंट्स देखते ही मैंडो समझ जाता है कि इनके आदमी को किसी ऐसे वैसे दुश्मन ने नहीं पकड़ा, बल्कि वो न्यू रिपब्लिक का कैदी है जिसे किसी जुर्म में सजा हुई है। मैंडो का दोस्त उसे बोलता है कि देख, तुझे तो अपना रूल पता है, नो सवाल जवाब, ओनली काम से काम। अब मैंडो की भी मजबूरी होती है, इसलिए वो मान जाता है और अपनी शिप लेके 4 साथियों के साथ उस कैदी को जेल से भगाने निकल पड़ता है। ये लोग अपनी शिप छोड़कर मैंडो की शिप लेके जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि इसकी शिप काफी पुरानी होती है जो आसानी से न्यू रिपब्लिक के रडार से बच सकती है। जीरो एक काफी स्किल्ड पायलट होता है जो बिना किसी को पता चले मैंडो की शिप को उस उड़ती हुई जेल पर लैंड कर सकता है। जब जीरो शिप को उड़ा रहा होता है तब बाकी के लोग पीछे बैठकर एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। इसी दौरान मैंडो और बर्ग के बीच का मजाक हद से आगे बढ़ जाता है और ये लोग लड़ाई पर उतर आते हैं। हाथापाई में बर्ग के हाथों बेबी योडा के सीक्रेट कंपार्टमेंट का बटन दब जाता है और सारे पार्टनर्स को मैंडो का ये छुपा हुआ सच पता चलता है। जीरो फिर अपने स्किल्स यूज करके शिप को न्यू रिपब्लिक के उस जेल पर लैंड कर देता है और फिर ये सारे उसमें घुसकर उस कैदी की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी दौरान एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस में मैंडो अकेला 4-5 ड्रॉइड को मार देता है और सबको दिखाता है कि इधर का बॉस कौन है। ये लोग फिर जेल के कंट्रोल रूम में जाकर वहां के ऑपरेटर को बंदी बना लेते हैं और उससे अपने साथी के जेल का नंबर पूछते हैं। मैंडो के मना करने के बावजूद भी जियान चाकू फेंक कर उस ऑपरेटर को मार देती है, बट मरने से ठीक पहले ये ऑपरेटर न्यू रिपब्लिक को इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। मतलब अब किसी भी वक्त न्यू रिपब्लिक की एयरफोर्स इस ट्रैकर का पीछा करते हुए यहाँ आकर इन पर हमला कर सकती है। जीरो फिर इन्हें बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है उस कैदी को छुड़ाकर वहां से भागने में। ये लोग फिर अपने पार्टनर को ढूंढ लेते हैं जो होता है जियान का भाई और मैंडो का दुश्मन। बर्ग फिर धक्का देकर मैंडो को जेल में डाल देता है और अपने पार्टनर्स के साथ वहां से भाग जाता है। मैंडो फिर एक ड्रॉइड गार्ड को मारकर उसके हाथ में लगी हुई चाबी की मदद से उस जेल से निकल जाता है और जाकर एक एक करके अपने सारे पार्टनर्स का शिकार करने लगता है, एकदम बैटमैन की तरह। मैंडो वर्सेस मेफील्ड वाला सीन सबसे बेस्ट है। पहले जाता है बर्ग और फिर जियान एंड मेफील्ड। इसके बाद मैंडो उस कैदी को लेकर अपने शिप में जाता है और जाके जीरो को भी मार देता है जो मैंडो के आने से ठीक पहले बेबी योडा को मारने वाला होता है। मैंडो फिर उस कैदी को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है और इनाम की रकम लेके वहां से निकल जाता है, बट इसका दोस्त मैंडो को पहले से ही धोखा देने का प्लान बना रहा होता है। ये अपनी गन शिप की मदद से मैंडो की शिप को उड़ाने ही वाला होता है कि तब इसे पता चलता है कि मैंडो ने वो डिस्ट्रेस सिग्नल वाला ट्रैकर उस कैदी के जेब में डाल दिया था। इससे पहले कि ये मैंडो पर हमला करे, न्यू रिपब्लिक के एक्स विंग्स फाइटर वहां आते हैं और इनके बेस को उड़ा देते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि मेफील्ड, बर्ग और जियान तीनों जिंदा हैं जिन्हें मैंडो ने न्यू रिपब्लिक की एक जेल में बंद कर दिया है। एपिसोड 3 के बाद दिस इज माई फेवरेट एपिसोड, उस बैड एस फाइट सीन, कैरेक्टर कैमियोज और ईस्टर एग्स की वजह से। मैंडो एंड बेबी योडा अपने नए ठिकाने की तलाश में भटक रहे होते हैं कि तभी अचानक मैंडो को अपने पुराने बाउंटी हंटर बॉस का कॉल आता है। ये इसे बताता है कि द क्लाइंट यानी इंपीरियल का वो बंदा जो बेबी योडा के पीछे पड़ा था, उसने सारे बाउंटी हंटर्स के नाक में दम कर रखा है। मैंडो के जाने के बाद इंपीरियल के स्टॉर्म ट्रूपर्स और स्काउट ट्रूपर्स ने इनके एरिया पर कब्जा कर लिया है। चारों तरफ नाकाबंदी है। मैंडो का पुराना बॉस फिर उसे एक ऑफर देता है कि तू यहाँ अपने घर वापस आकर क्लाइंट को मार दे और बदले में हम बाउंटी हंटर गिल्ड वाले तुझे माफ कर देंगे। और एक बार वो मर गया और हमने तुझे माफ कर दिया तो उसके बाद तेरे और बेबी योडा के पीछे भी कोई नहीं आएगा। तो प्लान कुछ ऐसा है
बाउंटी हंटर्स क्लाइंट को बताएंगे कि हमने मैंडो को पकड़ लिया है। फिर बेबी योडा को चारा बनाकर ये लोग मैंडो और बेबी योडा को क्लाइंट के पास लेकर जाएंगे। वहां जाते ही मैंडो क्लाइंट को धोखे से मार देगा और फिर ये लोग क्लाइंट के 4 स्टॉर्म ट्रूपर गार्ड्स को मारकर बेबी योडा के साथ वहां से भाग जाएंगे। इजी पीजी। मैंडो को यह प्लान अच्छा लगता है, बट ऑब्वियसली उसे अपने पुराने बॉस और एक्स बाउंटी हंटर्स कलीग्स पर जरा भी भरोसा नहीं होता है। इसलिए वो जाकर अपने पिछले एपिसोड्स में बनाए हुए भरोसेमंद दोस्तों से मिलता है और उन्हें मिशन के लिए इकट्ठा करता है। पहले ये जाकर अपनी एक्स शॉक ट्रूपर दोस्त यानी कारा को अपने मिशन में शामिल होने के लिए मनाता है। पहले तो ये इनकार कर देती है, बट जैसे ये सुनती है कि इसका दुश्मन इंपेरियल का मेंबर है, वो इमीडिएटली राजी हो जाती है। मैंडो फिर जाकर अपने फर्स्ट एपिसोड वाले दोस्त से मिलता है जिसने इसकी शिप रिपेयर करने में इसकी मदद की थी, जिसका नाम होता है क्विल। और क्विल ने अपने खाली समय में IG-11 को भी रिपेयर कर दिया है, बट इसने IG-11 की सारी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी है और अब ये एक कातिल बाउंटी हंटर की बजाय इसका सेवक बन गया है। मैंडो, बेबी योडा, कारा, IG-11, क्विल और क्विल के 3 पालतू जानवर मिलकर निकलते हैं द क्लाइंट को मारने। मैंडो को IG-11 पर जरा भी भरोसा नहीं होता है। वो सबको बोलता है कि इस रोबोट पर नजर रखे, कितना भी कर लो, कभी मत भूलना कि ये एक रोबोट है। सफर के दौरान क्विल बेबी योडा के लिए नया उड़ने वाला स्ट्रोलर बना रहा होता है और मैंडो और कारा बैठकर पंजा लड़ा रहे होते हैं। बेबी योडा एक कोने में बैठकर कारा और मैंडो को देख रहा होता है। बेबी योडा को लगता है कि कारा शायद मैंडो को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए वो अपनी फोर्स पावर यूज करके उसे फोर्स चोक करता है। फोर्स चोक मतलब अपनी पावर्स यूज करके सामने वाले का गला घोटना। ये डार्थ वेडर का फेवरेट मेथड था। इसका मतलब अगर ध्यान में दिया तो बेबी योडा भी डार्क साइड ऑफ द फोर्स का हिस्सा बन सकता है। मैंडो फिर जाके बेबी योडा को रोकता है और इसे बताता है कि ये लड़की हमारे साथ है भाई। बेबी योडा की पावर्स देखकर सारे चौंक जाते हैं। फाइनली सबकी मुलाकात होती है मैंडो के पुरानी बाउंटी हंटर से, जो अपने साथ और 3 बाउंटी हंटर्स लाया होता है। एक दूसरे से मिल लेने के बाद सारे निकल पड़ते हैं अपने मिशन को अंजाम देने। रात में एक जगह रुककर ये लोग अपने मिशन को डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी इन पर ड्रैगन जैसे उड़ने वाले जानवरों का हमला होता है। हमले में मैंडो का पुराना बॉस बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उस जानवर का जहर उसकी बॉडी में तेजी से फैलने लगता है। सब लोगों को लगता है कि भाई ये तो नहीं बचने वाला अब, कि तभी अचानक बेबी योडा वहां आता है और उसके जख्म पर हाथ रखकर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके उसे ठीक करता है। दिस इज कॉल्ड फोर्स हीलिंग। इन शॉर्ट ये लोग दिखाना चाहते हैं कि धीरे धीरे बेबी योडा काफी पावरफुल बनता जा रहा है। ओह, एक और चीज, क्विल इन्हें बताता है कि बेबी योडा कोई क्लोन या आर्टिफिशियली ग्रोन बीइंग नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरली इवॉल्व बीइंग है। इंटरेस्टिंग। सुबह होते ही ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, बट मंजिल पर पहुंचने के कुछ पल दूर ही मैंडो का पुराना बॉस अपने साथ लाए बाउंटी हंटर्स को मार देता है और इन्हें बताता है कि ओरिजिनली इनका प्लान था मैंडो को फंसाकर इधर लाना और उसे मारकर बेबी योडा को क्लाइंट के हवाले कर देना। बट क्योंकि अब बेबी योडा ने इसकी जान बचाई है, इसलिए वो अब इन्हें धोखा नहीं दे सकता। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपना ओरिजिनल प्लान ही कंटिन्यू करेंगे, मतलब क्लाइंट को फंसाकर मारने वाला। मैंडो, उसका एक्स बॉस और कारा बेबी योडा के खाली स्ट्रोलर के साथ क्लाइंट को मिलने जाते हैं और क्विल बेबी योडा को लेके वापस अपनी शिप की तरफ जाता है। जैसे ही ये लोग इंपेरियल के एरिया में एंटर करते हैं तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर जरूरत से ज्यादा ही स्टॉर्म ट्रूपर्स और स्काउट ट्रूपर्स मौजूद हैं। मतलब अगर ये लोग क्लाइंट को मारने में कामयाब हो भी जाते हैं तो भी यहाँ से भागना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो प्लान के मुताबिक ये लोग जाके क्लाइंट से मिलते हैं और इधर इसके साथ 4 से ज्यादा स्टॉर्म ट्रूपर गार्ड मौजूद होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, क्लाइंट को स्ट्रोलर खोल के बेबी योडा को देखना होता है। ये जाके स्ट्रोलर खोलने ही वाला होता है कि तभी इसे अपने बॉस का कॉल आता है, मतलब मॉफ गिडियन का। मॉफ इसे बताता है कि भाई इन तीनों ने मिलकर तुझे जबरदस्त बेवकूफ बनाया है और वो स्ट्रोलर बिल्कुल खाली है। इससे पहले कि ये कुछ रिएक्ट करे, इन सबके ऊपर शैडो स्टॉर्म ट्रूपर्स द्वारा जबरदस्त ब्लास्टर बीम्स का हमला होता है और देखते ही देखते ढेर सारी स्टॉर्म ट्रूपर्स की फौज इन्हें घेर लेती है। मैंडो फिर क्विल को कांटेक्ट करके बेबी योडा का हाल पूछता है, बट पास वाले स्काउट ट्रूपर्स इसके ट्रांसमिशन को सुन लेते हैं और क्विल के पीछे चले जाते हैं। मॉफ गिडियन फिर अपने टाई फाइटर में बैठकर उधर जबरदस्त विलन वाली एंट्री मारता है। ये तीनों अब बुरी तरह स्टॉर्म ट्रूपर्स के बीच फंसे होते हैं और उधर क्विल अपनी फुल स्पीड में शिप के पास जा रहा होता है। क्या क्विल समय रहते शिप के अंदर पहुंच पाएगा? उधर मॉफ बाहर खड़ा होकर अपनी स्पीच दे रहा होता है कि मैं बेबी योडा को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और इधर हम देखते हैं कि क्विल की बॉडी शिप के दरवाजे से कुछ ही दूर पड़ी है और स्काउट ट्रूपर्स बेबी योडा को उठाकर मॉफ गिडियन के पास लेके आ रहे हैं। डैम, मुझे अभी 2 क्वेश्चन है। क्विल की डायरेक्ट बॉडी दिखाई है, ये नहीं दिखाया कि उसे मारा किसने।
इज इट पॉसिबल कि IG-11 अभी तक मॉफ गिडियन के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है और उसी ने स्काउट ट्रूपर्स के आने के ठीक पहले क्विल को मारा है और मॉफ को इनके प्लान के बारे में बताया? दूसरा क्वेश्चन, फेनेक्स शैन की लाश के पास जाने वाला पर्सन बोबा फेट था या मॉफ गिडियन? ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है उन 2 स्काउट ट्रूपर से जो बेबी योडा को लेकर मॉफ गिडियन के पास जा रहे होते हैं, बट ये लोग अंदर जाने की बजाय बाहर बैठकर अपने ऑर्डर्स का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें रिपोर्ट मिलती है कि मॉफ गिडियन गुस्से में पगला गया है और फिलहाल अपनी स्पीच दे रहा है। अगर अभी इसे डिस्टर्ब किया तो ये उन्हें सीधा मार देगा, इसलिए दोनों बाहर बैठकर उसके शांत होने का वेट कर रहे होते हैं। बैठे बैठे ये लोग टाइम पास के लिए टारगेट प्रैक्टिस चालू करते हैं और दोनों का एक भी निशाना नहीं लगता। और जो लोग नहीं जानते, स्टार वॉर्स के फैंस के बीच स्टॉर्म ट्रूपर्स सबसे बुरे निशाने के लिए फेमस हैं और इधर मैंडलोरियंस के मेकर्स इसी का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वहां पर IG-11 आता है और उन स्काउट ट्रूपर्स को बोलता है कि बच्चे को मेरे हवाले कर दो। ये ट्रूपर्स नहीं मानते तो IG-11 फिर उन्हें मार के बेबी योडा को लेकर मैंडो से मिलने चला जाता है। सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। IG-11 अब वाकई में पूरी तरह से चेंज हो गया है। मतलब इसने क्विल को नहीं मारा, उन 2 स्काउट ट्रूपर्स ने मारा था। डैम डिज्नी, यू गॉट मी। उधर मैंडो और उसकी गैंग अभी भी स्टॉर्म ट्रूपर्स के बीच फंसी होती है। मॉफ गिडियन और उसकी स्टॉर्म ट्रूपर्स की फौज बाहर एक ई-वेब लाकर खड़ा कर देती है। ई-वेब बेसिकली होती है एक बड़ी सी बैड एस ब्लास्टर मशीन गन। इन शॉर्ट, अब मैंडो और उसके साथियों की खैर नहीं। इसके बाद मॉफ गिडियन सबके ऊपर एक के बाद एक सरप्राइज बॉम्ब्स डालता है। अपेरेंटली इसे इन तीनों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कारा ओरिजिनली प्लानेट अल्डेरान की निवासी है। प्लानेट अल्डेरान मतलब वही प्लानेट जिसे ग्रैंड मॉफ टार्किन ने अ न्यू होप में डेथ स्टार की टेस्टिंग करते वक्त उड़ाया था। और इधर हमें मैंडो का असली नाम भी पता चलता है, डिन जारिन। मैं तो इसे अभी भी मैंडो ही बुलाऊंगा। मॉफ गिडियन अपनी स्पीच में सीज ऑफ मैंडलोर मतलब मैंडलोरियंस के प्लानेट पर कब्जे वाली कहानी भी सुनाता है। डिज्नी इस सीज ऑफ मैंडलोर की कहानी को डिटेल में द क्लोन वॉर्स के नेक्स्ट सीजन में कवर करने वाली है। मतलब ये लोग अपने एक शो में आने वाले शो का फ्री प्रमोशन कर रहे हैं। मैंडो फिर यहाँ सबको बताता है कि वो पैदाइशी मैंडलोरियन नहीं है और आपको एक मैंडलोरियन बनने के लिए मैंडलोर प्लानेट का निवासी होने की जरूरत नहीं है। मैंडो को फिर अपने बचपन की याद आती है कि कैसे उसे सेपरेटिस्ट ड्रॉइड के हमले से मैंडलोरियंस ने बचाया था। फिर उसमें से एक मैंडलोरियन उसे अपने साथ ले गया और ट्रेन करके उसे अपने कल्चर का हिस्सा बना दिया। मॉफ गिडियन फिर इन्हें बताता है कि तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है, सरेंडर करो या तो इस ई-वेब के हाथों मरो। सारे फिर वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं कि तभी मैंडो इन्हें बताता है कि अगर हमें कहीं से अंडरग्राउंड नालों में जाने का रास्ता मिल गया तो उसके थ्रू हम मेरे दूसरे मैंडलोरियन साथियों के खुफिया अड्डे तक पहुंच सकते हैं। इन्हें उस अंडरग्राउंड नाले का रास्ता मिल तो जाता है बट उसका दरवाजा बहुत मजबूत होता है और ये लोग इसे तोड़ नहीं पाते। इतने में IG-11 मैंडो को कांटेक्ट करता है और बताता है कि क्विल अब नहीं रहा और मैं बेबी योडा को लेकर वहां तुमसे मिलने आ रहा हूँ। IG-11 फिर वहां एक के बाद एक स्टॉर्म ट्रूपर्स को मारता हुआ बैड एस एंट्री मारता है और फिर सारे के सारे मैदान जंग में उतर जाते हैं। मैंडो फिर टर्मिनेटर 2 के आर्नोल्ड की तरह उस ई-वेब को अपने हाथों में उठाकर सारे स्टॉर्म ट्रूपर्स को भून डालता है। बट तभी वहां मॉफ गिडियन आकर ब्लास्टर से मैंडो के सर पर वार करता है और उस ई-वेब के जनरेटर को उड़ा देता है। इसके बाद धमाके में मैंडो बुरी तरह घायल हो जाता है और फिर कारा आकर उसे उठाकर अंदर ले जाती है। मॉफ गिडियन फिर इनके पीछे एक फ्लेम ट्रूपर को भेज देता है। IG-11 उधर अपने टूल्स यूज करके उस अंडरग्राउंड नाले का दरवाजा तोड़ रहा होता है और मैंडो यहाँ सबको बताता है कि उसके सर पर जबरदस्त चोट आई है और वो नहीं बचने वाला। मैंडो कारा को बोलता है कि बेबी योडा को लेकर तुम उस नाले के रास्ते मेरे साथियों से मिलना और उन्हें मेरा ये पेंडेंट दिखाना, उसके बाद वो तुम्हारी मदद करेंगे। इतने में वहां पर दरवाजा तोड़ के फ्लेम ट्रूपर्स अंदर आ जाता है और फिर बेबी योडा अपनी पूरी फोर्स लगाकर उसका सामना करता है और सबको बचा लेता है। इसके बाद बेबी योडा थककर गिर जाता है। मतलब अब वो अपनी फोर्स हीलिंग पावर्स यूज करके मैंडो को ठीक नहीं कर सकता। कारा मैंडो का हेलमेट निकालकर उसके जख्म की जांच करने की कोशिश करती है बट मैंडो इसे रोक लेता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना चेहरा किसी जिंदा प्राणी को नहीं दिखा सकता। IG-11 फिर उस नाले का दरवाजा तोड़ देता है और सबको बोलता है कि तुम आगे जाओ, मैं मैंडो को लेकर पीछे से आता हूँ। फिर IG-11 मैंडो का हेलमेट निकालकर उसकी जांच करने की कोशिश करता है। मैंडो इसे भी सेम चीज बोलता है। IG-11 फिर इसे बताता है कि भाई मैं एक रोबोट हूँ, कोई जिंदा प्राणी नहीं। फिर मैंडो इसे अपना हेलमेट उतारने देता है और फाइनली हम पेड्रो पास्कल का चेहरा देखते हैं। IG-11 फिर मैंडो के जख्मों पर बैक्टा स्प्रे छिड़क देता है जो इसे कुछ ही घंटों में एकदम ठीक कर देगा। फिर ये लोग नीचे जाकर अपने बाकी के साथियों से मिलते हैं। सारे मिलकर फिर मैंडलोरियंस के उस खुफिया अड्डे पर पहुंचते हैं जहां मैंडो को पता चलता है कि इसके मैक्सिमम साथीदार मारे गए हैं और अब बस उनका आर्मर ही बचा है।
मैंडो की लोहार जो जिंदा बच गई है वहां आकर इसे बताती है कि तेरे जाने के बाद इंपेरियल फोर्स यहाँ आ गई थी और उन्होंने हम बचे हुए सारे मैंडोलोरियंस का सफाया कर दिया। कुछ लोग बचकर भागने में कामयाब हो गए बट मैक्सिमम लोग मारे गए। मैंडो फिर से बेबी योडा और उसकी शक्तियों के बारे में बताता है कि ये वही है जिसने मुझे मड हॉर्न के हमले से बचाया था। इसकी लोहार फिर इसे बताती है कि इन शक्तियों के बारे में मैंने कहानियां पढ़ी हैं कि जेडाइज नाम के कुछ असाधारण शक्ति वाले योद्धाओं ने कभी हमारे मैंडोलोरियन योद्धाओं का सामना किया था। यस, शी एक्चुअली सेड द वर्ड जेडाई। ये फिर इसे बताती है कि जब तक तू बेबी योडा को जाकर इसके फैमिली या इसके मास्टर के हवाले नहीं कर देता, ये बच्चा तेरी जिम्मेदारी है और तब तक तू इसका टेम्पररी बाप है। फिर ये मैंडो के शोल्डर पैड पर एक मड हॉर्न का साइन लगाती है और बोलती है कि ये तेरी और इस बच्चे के साथ की निशानी है, इसे प्राउडली पहनना। इसके बाद ये मैंडो को उसका नया जेट पैक देती है और बोलती है कि बिना ट्रेनिंग किए इसे यूज मत करना। मैंडो इसे अपने साथ चलने को कहता है बट वो मना कर देती है और इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताती है। इधर से बाहर निकलने के लिए इन सबको एक उबलते हुए लावे की नदी से गुजरना पड़ेगा बट लकीली उस नदी को पार करने के लिए वहां पर एक नाव अवेलेबल होती है जिसका नेविगेशन संभाल रहा होता है R2 सीरीज का एक ड्रॉइड। इस टाइप की नेविगेशन ड्रॉइड स्टार वॉर्स यूनिवर्स में बहुत कॉमन है जो नाव और स्पीडर्स के साथ साथ बैटलशिप्स में भी काम आते हैं। उस नदी को पार करते वक्त मैंडो को पता चलता है कि नदी के उस ओर स्टॉर्म ट्रूपर्स की एक फौज उनका इंतजार कर रही है। IG-11 फिर इन्हें बताता है कि हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे वहां बाहर जाकर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करके तुम सबकी और बेबी योडा की जान बचानी होगी। मैंडो इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है बट IG-11 फिर उनके नाव से उतरकर उन ट्रूपर्स की तरफ जाने लगता है। IG-11 फिर बाहर जाकर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करके सारे स्टॉर्म ट्रूपर्स को उड़ा देता है और अपने साथियों की जान बचा लेता है। पर तभी अपने टाई फाइटर में बैठकर वहां पर मॉफ गिडियन आ जाता है और इन पर ऊपर से हमला करने लगता है। बाउंटी हंटर्स का बॉस बेबी योडा को इशारे करके बोलता है कि भाई ये सही टाइम है अपनी फोर्स यूज करने का, बट बेबी योडा उसे टाटा बाय बाय का इशारा करके इग्नोर कर देता है। मैंडो फिर अपना नया जेट पैक यूज करके हवा में उड़ता है और जाके मॉफ गिडियन के टाई फाइटर से लटक जाता है। फिर वो उसके टाई फाइटर पर चढ़कर उसमें बम लगा देता है और नीचे कूल सुपर हीरो वाली लैंडिंग करता है। पीछे बैकग्राउंड में मॉफ गिडियन का शिप जमीन पर क्रैश हो जाता है। मैंडो का पुराना बॉस उसे फिर से बाउंटी हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देता है बट मैंडो बोलता है कि पहले मैं जाकर इस बच्चे को सही सलामत इसके मंजिल पर पहुंचाऊंगा। कारा बोलती है कि मैं तो कुछ दिनों तक इसी प्लानेट पर सेटल हो जाऊंगी। इसके बाद मैंडो बेबी योडा को लेकर अपने जेट पैक की मदद से उड़ जाता है जो हमें उसी पिछले सीन की याद दिलाती है जब एक मैंडोलोरियन ने छोटे डिन जारिन की जान बचाई थी। एंड सीन में हम देखते हैं कि मॉफ गिडियन अभी जिंदा है जो अपने डार्क सेबर की मदद से टाई फाइटर को काटकर बाहर आता है और यहाँ होता है एपिसोड 8 और मैंडोलोरियन का फर्स्ट सीजन खत्म। जो लोग नहीं जानते, डार्क सेबर एक स्पेशल टाइप की प्राचीन इकलौती एक ब्लैक लाइट सेबर होती है जिसे पहली बार हमने क्लोन वॉर्स में देखा था। डार्क सेबर को ओरिजिनली टर विजला ने बनाया था जो पहला मैंडोलोरियन था जिसे जेडाई ऑर्डर ने अपना हिस्सा बनाया था। इन शॉर्ट, डार्क सेबर मैंडोलोरियन की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और यहाँ इस डार्क सेबर को फर्स्ट टाइम किसी लाइव एक्शन शो में दिखाया गया है। अब तक हमने इसे सिर्फ एनिमेटेड शोज में ही देखा था। इसका मतलब मैंडोलोरियन का सीजन 2 और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है।